रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो।
तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। अंशुल को जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। बीवी के लाख समझाने पर भी अंशुल उसकी कोई बात नहीं मानता। तुम मुझे सड़कों पे ला दोगे? अरे, तुम कोई गाड़ी हो जो तुम्हें सड़क पर ला दूंगा? मजाक कर लो बस तुम। अरे, घर में इतने भी खाने का सामान लाने के पैसे तो छोड़ो, सब लुटा दोगे क्या? जिस दिन जुए में जीत जाऊंगा तब देखना, सबको बताते फिरोगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पति के पास। बताने की आदत ही तो नहीं है मेरी, वरना सबको बता चुकी होती कि तुम कितने बड़े नाकारे हो, नल्ले हो। लाओ, और पैसे दे दो है तो कुछ। अरे भरोसा रखो, आज बाजी जीत ही जाऊंगा मैं। घर के बर्तन बेच दोगे क्या? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या? जितनी इधर उधर की बातें कर लेते हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं। धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी, मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो, उसे समझा लेना। उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है।
वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है। अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते। पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। ए चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है। मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो। गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू। अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा। रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे, मूड ऑफ कर रही हूं? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो। कोई महान काम नहीं करते पैसों से। मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ। पैसे आ जाएंगे तो दुकान भी खुल जाएगी। एक काम करो ना, तुम्हारे भाई से पैसे ले लो, उसके पास तो बहुत है। पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। मैं तो नहीं मांग सकती। अंशुल उसी वक्त बाहर जाके अर्जुन से कहता है। अब साले साहब, मुसीबत के समय भाई ही बहन की मदद करता है। हमारी हालत थोड़ी तंग चल रही है और पैसों की सख्त जरूरत है। दुकान खोलनी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है जीजू, पर 2 लाख तक कर दूंगा। पर 1 महीने बाद लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। अंशुल अर्जुन से पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले उधारी चुका देना, अब और कोई घर ना आए। अंशुल अपनी धुन में निकल जाता है, सीधे जुए खेलने वाली जगह पर। अरे अंशुल, आज कितने की बाजी? 2 लाख। देख ले भाई, तेरे तारे सही नहीं चल रहे। ये पैसे मेरे साले अर्जुन के हैं, उसके तारे तो अच्छे चल रहे हैं। ये बाजी जरूर जीतूंगा मैं। अगले दिन सुबह रीमा घंटी की आवाज से जागती है और दरवाजा खोलती है। पूरी रात कहाँ थे तुम? एक खुशखबरी है, मुझे मेरे पिताजी ने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वाह, यानी अब हमारे पास पूरे 3 लाख रुपए हैं। नहीं, एक ही है। 2 लाख की बाजी हार गया ना कल रात में। अर्जुन भी जागा हुआ था, उसने सारी बातें सुन ली थी। रीमा रोने लगती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की लंका लग गई है।
अरे पैसे ही तो है, हाथ का मेल है ये तो। जीजा जी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब दीदी आपके साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बहन को कार्तिक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसके माता पिता, पत्नी मीरा, बहन राधा और 2 बच्चे हैं। एक दिन मीरा कहती है, कार्तिक, बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए 2000 जमा करने पड़ेंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो 10,000 जमा किए थे ना। हाँ, वो तो फीस और प्रोजेक्ट के पैसे जमा किए थे। अभी तो अगले महीने एडमिशन फीस और किताबों के पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे। 40 से 50 हजार का खर्चा है। मीरा, इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं क्या करूं? बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दूं? मीरा, तुम जानती हो ना, मैं मुश्किल से 35 से 40 हजार ही कमा पाता हूँ। इस घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या खाना और कपड़े पहनना भी बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मीरा। तुम जानती हो राधा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। घर के खर्चों के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठानी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा की शादी है, तो करो जो मन में आए। मैं बोझ लगती हूँ तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी। मीरा, मुझसे बहस मत करो। सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर ही कलेश करके दिन मत खराब करो। इतना बोलकर कार्तिक वहां से चला जाता है। तभी, कार्तिक बेटा, ऑफिस जा रहे हो? मेरी दवाइयां लेते आना। और बेटा, बिजली का भी बिल 2 महीने से जमा नहीं हुआ, इसे भी आज जमा करवा देना। जी पिताजी, लाइए बिजली का बिल। 4,600 रुपए बिजली का बिल आया है। माँ, मीरा, राधा, कितना ज्यादा बिल आया है। भैया, ये 2 महीने का बिल है और मैं तो सिर्फ फोन चार्ज करती हूँ। अरे बेटा, मैं तो गीजर से पानी गर्म करने के अलावा मेरे कमरे में एक पंखा और एक लाइट ही तो जलते हैं। मीरा, तो फिर इतना बिल कैसे आया? हाँ, सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा दो ना। भाभी, आप भी तो एसी चलाती हो, उससे भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना। एसी मेरे मायके से आई है और वो भी अब सबकी आंखों में खटकने लगी है। मीरा, अपना मुंह बंद करो और आज के बाद तुम एसी नहीं चलाओगी। माँ, आप भी अपना पानी धूप में गर्म करके नहाया करो। कार्तिक ये कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल गया। घर से कुछ आगे जाते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। कार्तिक को पंचर बनवाकर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस ने कार्तिक को अपनी कैबिन में बुलाया। may I come in, सर? कम इन। बहुत लेट हो तुम। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी बाकी है। क्यों? सर, मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, बिजनेस कहीं से मिल नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम रिजाइन कर सकते हो। अब नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ। मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी सर। इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। जाओ यहाँ से, और बिना बिजनेस लाए मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। कार्तिक बिजनेस की तलाश में इधर से उधर कड़ी धूप में सारा दिन भटकता रहता है और थका हारा जब शाम को घर आया। बेटा, मेरी दवाई ले आए और बिजली का बिल भर दिया। अब दवाई लाना भूल गया पिताजी, और बिजली का बिल जल्दी भर दूंगा। पर बेटा, याद से भर देना, वरना बिजली वाले बिजली काट कर चले जाएंगे। लीजिए पानी। बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल में जमा करने वाले पैसे लेकर आए? अभी सैलरी नहीं आई है मेरा, और अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं? बच्चे अगर इस साल एनुअल फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। अरे, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है।
अब मीरा रोने लगती है। भाभी आप रोइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पर राधा, घर के भी खर्चे हैं, कार्तिक के गुस्सा करने से घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। पर मेरा बेटा, लड़ाई करने से भी कोई समाधान नहीं मिलेगा, उल्टा घर का माहौल ही खराब होगा। पर मुझे लगता है हमें भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाना चाहिए। मुझे योगा सेंटर में जॉब का ऑफर मिला है, मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। वैसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैं भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी और काज बटन लगाकर सिलाई करने में भी सहायता करूंगी। मीरा, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। इस तरह से अब घर के सभी सदस्यों के सहयोग से पैसों की समस्या दूर हो गई और सब खुश रहने लगे। इससे हमें सबक मिलता है कि एकता में कितनी ताकत। चाइनीज बहू, चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में डर बड़ा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है। मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसी ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेहरबान आ गए, मेहरबान आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज नाराज हो जाएगी।
बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुंच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है। वो तो अंदर गई है, तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहा है? तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का। उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो? जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू, अंदर खाना लग गया है। पहले ये बताओ कि मेरे पति को किसी ने खाना या पानी क्यों नहीं पूछा? वो भारत से ससुराल पहली बार आया है, वो भी मेरे कहने पर। उनकी इज्जत क्यों नहीं की? देख बेटी, तूने जबरदस्ती जिद में शादी की थी तो हम लोगों ने कर दी, लेकिन अब तुम ये सोचो, पूरी चाइना में मैं इस इंडियन को अपना दामाद बताऊं? सो सॉरी। हाँ सांगसू, और तुम भी चुप रहना, नहीं तो वो लोग मेरी शादी तोड़ देंगे। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं बाहर होटल में रह लेता हूँ। तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हो? शादी के बाद पति जैसा भी हो, जो भी हो, पति होता है। वैसे भी तुम्हारे पूरे परिवार ने, सबने बिना सोचे मेरा साथ दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार किया। मैं अपने देश में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? ये हिंदी फिल्म का ड्रामा बंद करो, मैं अभी अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। चुपचाप अंदर चलो, नहीं तो ये शादी वादी यहीं खत्म करके इसे अकेले ही इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो माँ? ये मेरे पति हैं। है नहीं था। हम लोगों ने यहाँ वकील को बुला लिया है, जिसके बाद अब तेरा तलाक करा के हम यहाँ के चाइनीज लड़के से तेरी शादी करा देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम तो यहाँ तुम्हारी शादी के लिए आए थे। नहीं नहीं, मैं सांगसू के बिना नहीं रह सकता हूँ। हाई वोल्टेज ड्रामा होने के बाद से ही सारा माहौल खराब हो जाता है कि तभी एक लड़की आती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सांगसू की शादी का मंडप परसों लग जाएगा, तब तक इसके पति को कमरे में बंद कर देते हैं। सभी सांगसू के पति का हाथ बांधकर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। ये क्या कानूनी है? आप लोग मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये साफ बात है। पहले मैं अपनी शादी करूं, फिर तेरी भी शादी करवा दूंगा। सब कुछ तय हो जाता है। भाई की शादी हो जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सांगसू की शादी वो लोग जबरदस्ती करने के लिए उसे मंडप पर ले जाते हैं। ऐसा मत करो, ये मेरी बीवी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। हो, मैं करूंगा शादी। प्लीज कोई मेरी शादी किसी अच्छा औरत से करवा दे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर माँ सांगसू और उसके पति से कहती है, तुम लोगों का बच्चा मेरी कैद में है। अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। दोनों माँ का रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे की खातिर दोनों शांत हो जाते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती है कि तभी सांगसू की सास पुलिस के साथ आ जाती है। माँ, सरसू माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ प्लीज हम लोगों को बचाकर वापस ले चलो। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। बेटी के बच्चे को मारने की धमकी तो कोई चुड़ैल ही दे सकती है। अरे तो ये चुड़ैल ही तो है। ये सही बोल रहे हैं, ये औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं है। तभी उन लोगों का बच्चा भी आकर सांगसू के गले लग जाता है। माँ, तू सही समय पर आ गई, लेकिन
तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है? बेटा, ये चाइनीज लोग ना होते ही धोखेबाज हैं। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे फोन को हमेशा के लिए मेरे फोन से अटैच कर दिया था, जिससे तेरे आसपास होने वाली सारी बात मैं सुनती रहूं। उस दिन भी मेरी तेरी बात हो रही थी तो तेरा फोन ऑन था, मैं सब समझ गई थी। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए माँ जी, इंडिया वापस चलते हैं। आज के बाद मैं यहाँ हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर टंगी सास, पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या, सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती।
संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा।